नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। 3 राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए डाले जाएंगे वोट। तीनों राज्यों में खाली सीटों की संख्या से एक ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में होने से चुनाव बना रोचक। प्रधानमंत्री आज से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक, कृषि से लेकर एमएसएमई तक से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश, स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए करें मासिक बैठक आयोजित। भारत ने युद्धग्रस्त गाजा की स्थिति पर व्यक्त की गहरी चिंता। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद और आम लोगों को बंधक बनाना स्वीकार्य नहीं। संघर्षों से उत्पन्न मानवीय संकट के लिए स्थायी समाधान को भी बताया आवश्यक। सुप्रसिद्ध गायक पंकज उधास का सोमवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने पंकज उधास के निधन पर व्यक्त किया शोक। देश एक बार फिर से लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात के संबोधन में देशवासियों से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में शामिल होने और युवाओं से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने का आग्रह किया था। साथ ही मेरा पहला वोट देश के लिए एंथम को सुनने और सबके साथ इसे साझा करने की अपील भी की थी। आज अपडेट का शुभारंभ इस वोट एंथम के साथ। अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, हो, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन, ये तन मन, सब कुछ है तुम्हारा। आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, हो, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा, सब तुझ पे ही बारा। आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, हो, कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा।
आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। और अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। 3 राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 10 सीट, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए मतदान होने वाला है। तीनों राज्यों में खाली सीटों की संख्या से एक ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हर 2 साल में राज्यसभा की कम से कम 33% सीटों पर चुनाव होते हैं। 27 फरवरी का दिन भी वो दिन था जिसमें 15 राज्यों से 56 राज्यसभा सांसदों के लिए सांसद चुने गए। हालांकि 12 राज्यों से जितनी सीटें खाली थी उतने ही उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। ऐसे में 12 राज्यों के 41 उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा सांसद बन गए। अब 3 राज्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक से स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ मासिक बैठक आयोजित करने को कहा है। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप और फिनटेक इकोसिस्टम संस्थाओं के साथ एक बैठक में सुझाव दिया, जिसमें रिजर्व पे, क्रेड और उद्यम पूंजी फर्म पीक एक्सवी समेत लगभग 50 फर्मों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि आरबीआई स्टार्टअप और फिनटेक फर्मों के साथ उनकी चिंताओं और मुद्दों के समाधान के लिए हर महीने एक निश्चित दिन पर वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक आयोजित करें। प्रधानमंत्री आज और कल देश के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक, कृषि से लेकर एमएसएमई तक ये कार्यक्रम विविध क्षेत्रों को कवर करेंगे। हम बता दें कि प्रधानमंत्री विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का दौरा करेंगे और लगभग 1800 करोड़ रुपए लागत की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के लिए बेहतर तकनीकी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगी। इन परियोजनाओं में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ट्राइसोनिक विंड टनल परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री गगनयान प्रगति की भी यहां पर समीक्षा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाएंगे और तिरुप्पुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल यानी 28 फरवरी को तिरुनेलवेली में लोगों के बीच जाएंगे, उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। हम बता दें कि शाम करीब 5:15 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु के मदुरै में क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों एमएसएमई उद्यमियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई को मदद और उत्थान के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इतने वर्ष for all of us when our honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is visiting Vikram Sarabhai Space Center, one of the set of ISRO, for review of the progress of Gaganyaan, as well as to see in person all the work that we have done in the last few years for the speeding up the Gaganyaan program. And he is also meeting the astronaut designates, and more importantly, he is also dedicating 3 important high-value facilities to the nation in the space sector. The first one being the PSLV integration facilities at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, which is primarily built for increasing the launch frequency of PSLV and also they make it accessible for private people when they build the PSLV. The second facility is at
ISRO Propulsion Complex in Kendragiri, for supporting the development of the semi-cryogenic engine and stage, for making the rockets more powerful to more payload in space. So that facility is also being dedicated. The third is the Trisonic Jet Tunnel, which is being commissioned at the Vikas Sarabhai Space Center for testing rockets and fighter aircrafts for the aerodynamic characterization. And when they go through the speeds much higher than the speed of sound, so to measure that using models, we can actually test them. So these three facilities are going to be dedicated by the Honorable Prime Minister during this visit. यह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इसरो चीफ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तभी बड़ी छलांग लगा सकता है जब देशवासी ऊर्जा और उत्साह से लबरेज हों। नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल के वैश्विक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अगर आज सोचता है कि भारत आज बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है तो इसके पीछे 10 साल का एक शक्तिशाली लॉन्च पैड है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में मानसिकता में बदलाव, आत्मविश्वास और सुशासन सहित कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने नीतिगत पंगुता और वंशवादी राजनीति को समाप्त कर दिया है। भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अप्रत्याशित कल्पना से परे है। मैं आपको सिर्फ बीते एक सप्ताह के उदाहरण दिया, एक वीक के 20 फरवरी को मैंने जम्मू से एक साथ देश के दर्जनों IIT, IIM, IIIT जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया। 24 फरवरी को मैंने राजकोट से देश के 5 एम्स के एक साथ लोकार्पण किया। आज सुबह मैंने देश के 27 राज्यों के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास किया। आज के उसी कार्यक्रम में देश में 1,500 से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरपास के एक साथ काम शुरू हुआ। अभी मैंने इस कार्यक्रम में आने से पहले ही सोशल मीडिया पर साइट एक्स पर एक थ्रेड शेयर किया है। इसमें मैंने अपने आने वाले 2 दिन के कार्यक्रमों के बारे में बताया है। मैं कल सुबह केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाने वाला हूं। वहां स्पेस के कार्यक्रम है, MSME के कार्यक्रम है, पोर्ट से जुड़े कार्यक्रम है, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े कार्यक्रम है, किसानों से जुड़े कार्यक्रम है। भारत ऐसी स्केल पर काम करके ही बिग लीप लगा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान बढ़ाने के लिए व्यापक दायरे में काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार परंपरा, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन वस्त्र उद्योग में भारत की असाधारण क्षमता को दर्शाने का उत्कृष्ट माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी ने भी देश की महिलाओं को नई शक्ति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत टेक्स के तार देश के गौरवशाली इतिहास को वर्तमान की प्रतिभा से जोड़ रहे हैं। ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। और मैं अपने सामने देख रहा हूं ये स्थान भारत के विचारों की विविधता और एक सूत्र में जोड़ने वाली
सांस्कृतिक एकता का भी स्थल बन गया है। कश्मीर की कानी शॉल, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जरदोजी, बनारस सिल्क, गुजरात का पटोला और कच्छ की कढ़ाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, ओडिशा की संबलपुरी और महाराष्ट्र की पैठनी, ऐसी अनेक परंपराएं अपने आप में बहुत अनूठी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें वार्षिक दिवस और दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज चिकित्सा विज्ञान सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया है। चौथी औद्योगिक क्रांति के कारण भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों के बीच का अंतर काफी कम हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सिंथेटिक बायोलॉजी में हो रहे नए प्रयोग और CRISPR जीन एडिटिंग जैसी नई तकनीकें सदियों से चली आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढने में मददगार साबित हो रही हैं। किसी भी देश की चिकित्सा सुविधाओं का स्तर उस देश के विकास स्तर का सूचक होता है। कोई रिपोर्ट्स के अनुसार आज भी भारत में प्रति व्यक्ति डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या आदर्श मानकों से कम है। देश की अधिकतम आबादी ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी हेल्थ केयर की सुविधाएं शहरी क्षेत्र में अधिक केंद्रित है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में मेडिकल एजुकेशन को व्यापक बनाने के अनेक प्रयास किए हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने और नए कॉलेज शुरू किए जाने जैसे कदम शामिल है। सरकार ने सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से देश के गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधायिका से कार्यपालिका को जागरूक करने में निर्णायक भूमिका निभाने और ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है जिससे कि राष्ट्र सही दिशा में आगे बढ़ सके। 9वीं मिजोरम विधानसभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने मिजोरम राज्य को आशा और संभावनाओं से भरा बताया। उपराष्ट्रपति ने राज्य के अवसरों का लाभ उठाने के लिए विधानमंडल के विवेक के माध्यम से काम करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि मिलकर और एकजुट होकर एक सिस्टम विकसित करें ताकि आपके राज्य के युवा आगे आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। Right that this assembly has for the first time 3 women members. Congratulations to them. Their presence in this house reflects increasing participation of women in governance and policy making. We are fast heading towards women-led development. The spectacular performance of our girls on the 75th Republic Day at Kartavya Path was a defining moment and a welcome change. It was their day. On September 20 and 21 last year, Lok Sabha and Rajya Sabha passed a constitutional legislation, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, providing for 1/3 reservation for women in Lok Sabha and state legislatures. This became law and a constitutional prescription with the signing by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, the first tribal and the first woman tribal to occupy the highest constitution. What a glorious moment, an epochal event, a tribal woman president, embedding this historic change
this game changer provision in our constitution. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पुरानी संरचनाओं को सुधारने, प्रणालीगत खामियों को ठीक करने और वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले बहुपक्षीय ढांचे को तत्काल बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली से एक वीडियो लिंक के माध्यम से मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में अपनी टिप्पणी में एस जयशंकर ने यह भी कहा कि मानवाधिकारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसके लोकतांत्रिक सिद्धांतों और बहुलवादी लोकाचार में निहित है। विदेश मंत्री ने कहा कि भू राजनीतिक चुनौतियों का स्थायी समाधान खोजने के लिए संयुक्त राष्ट्र और उसके बाहर मिलकर काम करना हमारे सामूहिक हित और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। I assure you of my delegation's full support and cooperation to you, the Office of the High Commissioner, and all mechanisms of the Council. India remains committed to working with Council members and observers for promotion and protection of all human rights. India's approach to human rights is rooted in our democratic principles and pluralistic ethos. Our Constitution guarantees protection of civil and political rights and provides for progressive realization of economic, social, and cultural rights. Our society and polity are anchored by our institutional strengths of an independent judiciary, robust media, and vibrant civil society. These values have continued to inform India's policies domestically and globally. And therefore, I believe we have much to contribute. Mr. President, 2024 is an important year for India's democracy, with nearly 960 million voters gearing up to exercise the right to vote. This is not merely a political exercise, but a celebration of democracy, a festival where every voice resonates and every vote counts. In a world where the principles of democracy are constantly tested, India stands as a beacon of hope and resilience, showcasing the power of the people to shape their collective future. The multiple crises facing the world have highlighted the glaring global inequalities. Naturally then, it was with a sense of exceptional responsibility that we took up G20's presidency last year. On India's initiative, the African Union became a permanent member of the G20. The G20 New Delhi Leaders' Declaration put forth solutions on a range of domains such as digital public infrastructure, climate action, reforming international financial institutions, women-led development, education, AI, to name a few. भारत ने युद्धग्रस्त गाजा की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने गाजा में संघर्ष को बड़ी चिंता का विषय बताते हुए कहा है कि संघर्षों से उत्पन्न मानवीय संकट के लिए एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है जो प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दे सके। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद और बंधक बनाना स्वीकार्य नहीं है और उम्मीद है कि संघर्ष क्षेत्र के भीतर या बाहर नहीं फैलेगा। इससे पहले भारत ने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। सुप्रसिद्ध गायक पंकज उधास का सोमवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने सुप्रसिद्ध गायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। गायक पंकज उधास 73 वर्ष के थे। उनकी बेटी नायाब ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। पंकज उधास को उनकी मधुर आवाज के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध गायक पंकज उधास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि पंकज उधास का गायन अनेक भावनाओं को व्यक्त करता है और उनकी गजलें मन को छू जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वो भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे और उनके निधन से संगीत जगत में एक खालीपन आ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। शोक व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संगीत की दुनिया में उनका अतुलनीय योगदान सदैव गूंजता रहेगा।
उन्होंने दिल की गहराइयों से शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना भी व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जाने माने गायक पंकज उधास के निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक्स पर संदेश जारी करते हुए कहा है, प्रसिद्ध गजल गायक पद्मश्री पंकज उधास जी का निधन बेहद दुखद है। उनकी रूमानी आवाज ने गजल गायकी को नए आयाम प्रदान किए हैं। पंकज जी का निधन भारतीय संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।